कोशिश करेंगे कि आज 50 से 70% चैप्टर इसका मुकम्मल हो जाए। फिर ये है कि आगे की क्लासेस के अंदर फिर ये कल इसको हम फुल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो फराज, ये सवाल अगर हमें अभी पता चल भी जाए तब भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में अभी वहां से कोई हतमी फैसला नहीं आया ना बेटा। ये तो बस चांस के ऊपर है, हो गया कैंसिल तो हो गए कैंसिल, नहीं हुए कैंसिल तो भाई कंडक्ट होंगे, कंडक्ट होंगे तो है ही है। इस वजह से कोशिश करो कि अपनी तैयारी पूरी रखो, बाकी अल्लाह बेहतर करे। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी करवा दूंगा, वो छोटा सा है तो वो इसके बाद करवा दूंगा। अच्छा भाई, if you're starting off with the chapter of sound is basically a mechanical wave, सही। मैकेनिकल वेव का मतलब ये है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैंने बताया था ना, दो किस्म की वेव्स होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो बगैर मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गई, साउंड हो गई, इस तरह से। तो यहाँ पे साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, सही। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ तो होना चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए, अदरवाइज साउंड कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, कहाँ सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है अगर हम इस चीज को देखें तो भाई साउंड ट्रैवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, फॉलोड बाय लिक्विड्स एंड देन बाय गैसेस। बोले बेटा। कुछ कह रहा फातिमा? माइक उनका गलती से खुल गया। चलिए खैर, भाई साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, followed by liquids and slowest in gases, सही। गैसेस सबसे स्लो चलती है। असल में इनकी इसकी वजह क्या है कि सॉलिड में फास्ट क्यों और लिक्विड्स और गैसेस में फिर स्लो क्यों जाए? देखो, साउंड का जो ट्रांसफर है ना बेटा, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन की फॉर्म में होता है। जैसे आपको अगर याद हो, मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक एनिमेशन दिखाई थी, सही। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एनिमेशन में क्या था कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कोलाइड कर करके एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते थे। तो साउंड भी जो है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन के थ्रू एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट करती है। अब मसला ये है सारा, बिल्कुल ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दो होती थी ना, तो मामला ये है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं नजदीक, तो कोलिजन टू कोलिजन ट्रांसफर होना आसान है। लिक्विड्स और गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर, तो लिक्विड्स में तो फिर नहीं होते इतने, गैसेस में तो बहुत दूर होते हैं। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन होकर एनर्जी ट्रांसफर होना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। होता तो है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इस चीज में। लिहाजा आपके पास ये कह रहे हो कि एनर्जी थोड़ी सी देर से ट्रांसपोर्ट होती है, तो साउंड जो है उसकी स्पीड गिर जाती है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि in solids molecules are close to one another, molecules are close, so energy transfer is fast. ठीक है। in gases molecules are distant, see, so distant, so energy transfer is slow. see, एनर्जी ऐसा ऐसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम अपने जहन में रखते हैं एनर्जी के ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, और साउंड की जो स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है इनका। ये बुक 2 में बेटा, बुक 4 के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं ना, इस वजह से।
अब sound is a longitudinal and a mechanical wave. ये दो बातें हैं. Sound is a longitudinal and a mechanical wave and hence produces regions of compression and rarefaction. सही, साउंड जब ट्रैवल करती है तो रीजन्स ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही होती है. डू यू रिमेंबर कि रीजन्स ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस क्या हुआ करते थे? कंप्रेशंस ये वाले पोर्शन होते हैं जहां मॉलिक्यूल्स नजदीक होती हैं, सारे मॉलिक्यूल्स जहां करीब करीब होते हैं ना, दिस इज अ कंप्रेशन. मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू वन अनदर. और जहां मॉलिक्यूल्स डिस्टेंट हो जाते हैं उन जगहों को अब रेयरफैक्शन बोलते हैं. So compression, molecules closer to one another. Or rarefactions, molecules far away from one another. तो कंप्रेशन जो है ना बेटा, इट्स अ हाई प्रेशर जोन, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल नजदीक आ चुके होते हैं ना, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है. इट्स अ हाई प्रेशर जोन. और रेयरफैक्शन इज अ लो प्रेशर जोन. रेयरफैक्शन में प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है आपके पास यहाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए प्रेशर कम. और कंप्रेशन में सारे मॉलिक्यूल नजदीक आ चुके होते हैं तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हुआ होता है. और मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि भाई आप किस तरह से कंप्रेशंस को क्रेस्ट और रेयरफैक्शंस को ट्रफ से रिप्लेस कर देते हो जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो. क्योंकि ग्राफ में तो भाई लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स बनने तो ये साइन वाली वेव है. इस वजह से आप क्या करते हो, आप अपनी आसानी के लिए बजाय कंप्रेशन ड्रॉ करने के वहां पे उस जगह क्रेस्ट बना देते हो, रिप्लेस कर देते हो कंप्रेशन. और बजाय ट्रफ ड्रॉ करने के वहां पे बजाय रेयरफैक्शन ड्रॉ करने के वहां पे आप वहां पर ट्रफ ड्रॉ करते हो. तो इससे ये हो जाता है कि भाई कंप्रेशंस जो है वो क्रेस्ट से शो हो रहे हैं, रेयरफैक्शन जो है वो ट्रफ से शो हो रहे हैं. हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि यहाँ पे हम ड्रॉ क्या करना चाहते हैं. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. कौन कौन से फैक्टर साउंड की स्पीड पे असर डालते हैं? तो देखो दो बातें हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. ये दो ऐसे फैक्टर है बेटा जो स्पीड ऑफ साउंड पे असर डाल रहे होते हैं. सही. टेम्परेचर से क्या होता है, अगर मैं जनरल को लिखूं ना, एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर का ताल्लुक स्पीड ऑफ साउंड के साथ डायरेक्ट होता है. तरह से अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट रिलेशन है. इस बात का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सही. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है आपके पास वो इंक्रीज हो जाएगी. अच्छा, इससे क्यों होता है ये इंक्रीज? टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड क्यों बढ़ती है? अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो देखो होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस और मूवमेंट बढ़ जाती है. टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस और उनकी जो मूवमेंट है उसमें इंक्रीमेंट आता है. अच्छा, आप इस बात का इल्म रखते हैं कि भाई जब मॉलिक्यूल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉलिजन टू कॉलिजन एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और उनकी स्पीड ऑफ मोशन भी बढ़ रही है, तो ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे. जब वो ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे तो स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी उनकी. मॉलिक्यूल्स और तेजी से एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करते चले जाएंगे. तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases the speed of motion of molecules of air. Hence, they collide faster and transport sound energy at a faster speed.
सही, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पीड ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपके पास इंक्रीज होकर मिलेगी। और यही मामला बेटा ह्यूमिडिटी के अंदर भी होता है। बस ह्यूमिडिटी में फर्क ये होता है कि जो फैक्टर उस पर अफेक्ट डालता है उसमें मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं होती बल्कि मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी होती है। जब मॉइस्चर मौजूद होता है एनवायरनमेंट के अंदर तो मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से हो ये रहा होता है कि मॉलिक्यूल ज्यादा मौजूद होते हैं जो एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट कर सके। सही, मॉलिक्यूल ज्यादा मौजूद होते हैं जो एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सके। अब कॉलिजन फ्रीक्वेंट हो जाएगी, एनर्जी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी, लिहाजा मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस की वजह से स्पीड ऑफ साउंड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये कह लो एक तरह से एनर्जी कैरियर्स बढ़ गए, एनर्जी को कैरी करने वाले पार्टिकल ज्यादा हो गए। पहले खाली एयर मॉलिक्यूल्स थे, अब एयर के साथ साथ वाटर के भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है जो साउंड एनर्जी को आगे की तरफ प्रोपागेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी increases the speed of sound in air। सही, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस जो है वो साउंड की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। The greater the humidity, the larger are the number of molecules available to carry energy। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एनर्जी को आगे की तरफ लेके जाने के। अच्छा, प्रेशर से बेटा इफेक्ट नहीं पड़ता। सही, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। अगर आप प्रेशर बिल्डअप करोगे स्पीड ऑफ साउंड उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी वो पहले थी। असल में प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, v इक्वल्स अंडर रूट p अपॉन ड्रॉ। बता रहा हूँ बेटा फराज, यही बता रहा हूँ। तो प्रेशर होता है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट p अपॉन ड्रॉ। जब ये है प्रेशर और ये है ड्रॉ जिसको आप बोलते हो डेंसिटी। तो होता ये है कि जैसी प्रेशर आप बिल्डअप करते हो तो प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे तो भाई डेंसिटी में इजाफा हो गया, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपने प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी भी डबल हो गई। स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट ही नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखते हो कि भाई इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस द डेंसिटी एज वेल। Increasing pressure also increases density। Hence the effect gets cancelled out and speed stays the same। तो ये है कुछ बातें जिससे आपको इल्म रखना है। एग्जाम में प्रेशर के बारे में ऐसे इतना पूछता नहीं है, लेकिन क्योंकि कंटेंट है तो इसलिए मैंने अभी आपके साथ जिक्र कर लिया ताकि आपको जहन में रहे इस चीज़ के बारे में।
फिर आता है हमारे पास ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये चीज़ प्रूव करते हो कि भाई साउंड को वाकई में मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने की। क्योंकि देखो ना, आपको पता है कि आपके स्पेस में जो सन आपके पास मौजूद है, सन में कितने बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं। सही, सन पे कितने बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन वहाँ पे आकर हो रहे हैं। देयर आर ह्यूज ब्लास्ट गोइंग ऑन ओवर देयर कि अगर वो आवाज़ यहाँ तक पहुँच पाती तो शायद हम कभी ज़िंदगी में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। हमारी अर्थ पे जो एवोल्यूशन होती है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है। हो सकता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर कान डेवलप ही नहीं हो पाते इंसान के, सही है, ह्यूमन जो है वो किसी और मोड के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि आप नहीं बेयर कर सकते, हर वक्त थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लोजन हो रहे हैं। तो स्पेस से साउंड ट्रेवल नहीं करती क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब नो मीडियम एट ऑल। अब सवाल ये है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटली ये बात कैसे प्रूव करें, तो उन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट लिया। अच्छा, इस बेल जार एक्सपेरिमेंट को बेल जार इसलिए नहीं बोला जाता है कि इसमें एक जार में एक बेल होती है, इसको बेल जार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शेप ऑफ द जार है जिसके अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो वो बेल की तरह होता है। सही, जो जार यहाँ पे यूज कर रहे हो जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होता है वो बेल के शेप में होता है, वो वाली बेल आपकी जो बिल्ली के गले में बांधी जाती है ना, सही है, वैसी वाली बेल, तो ये उस बेल की शेप में होता है। तो इसलिए इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में करते ये है वो, आप डायग्राम देख सकते हो, मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास उस बेल जार के नीचे से एक वैक्यूम के तरफ जाता हुआ एक पाइप जो है वो आपने कनेक्ट किया हुआ है, मैं बड़ा कर देता हूँ। आपने बेल जार के बेस से एक वैक्यूम करने के लिए एक पाइप जो है वो वैक्यूम पंप तक आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और अंदर आपने एक बेल हैंग कर दी। सही, आपने अंदर एक बेल जो है वो हैंग कर दी, बाहर अपनी बैटरी और उसके क्या लोगे स्विच वगैरह से उसको कनेक्ट किया हुआ ताकि आप बेल बजा सको और बंद भी कर सको। अच्छा, ये ऐसी इलेक्ट्रिक बेल है जिसमें एक गोंग लगा हुआ है सेंटर में जिसपे एक आर्म हिट कर रहा होगा। ये इसलिए है ताकि आप इसको देख के पहचान सको कि हाँ बेल हिट की जा रही है, हिट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। सही, बेल हिट हो रही है ताकि आपको पता हो कि ऐसा तो नहीं है पता चला भाई इलेक्ट्रिक सर्किट खराब हो गया, अगर इलेक्ट्रिक बेल होती तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट खराब हो गया, आवाज ही नहीं आ रही। तो इसलिए आपने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि आप विजुअल देख सको। तो जैसे आप स्विच क्लोज करोगे, मतलब आप बटन दबाओगे बेल के लिए, तो बेल बजना शुरू हो जाएगी, ये आर्म इस गॉन्ग को हिट करना शुरू हो जाएगा और आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। आप क्या करते हो उस वक्त, आप वैक्यूम पंप ऑन कर देते हो। सही, आप क्या करते हो, वैक्यूम पंप ऑन कर देते हो। जैसे ही आपने वैक्यूम पंप ऑन किया, अंदर से जार के एयर जो है वो सक आउट होना शुरू, एयर बाहर निकलना शुरू। और जब आहिस्ता 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 एयर जो है वो सक आउट हो रही है, एयर बाहर की तरफ निकल रही है, तो नतीजा क्या होगा, आपके पास अंदर एक वैक्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सही, जब अंदर वैक्यूम जनरेट होगा तो आप ऑब्जर्व करते हो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ग्रेजुअली कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। एक वक्त आता है कि आपको नजर आ रहा है कि आर्म उस बॉम्ब को हिट कर रहा है लेकिन आपको आवाज सुनाई नहीं। You will be seeing the armature hitting the bomb clearly, but you won't be observing any sound waves. जिसको यहाँ से, सही, जिसको यहाँ से आप इस बात पे प्रूफ करते हो कि हाँ भाई साउंड डेफिनेटली नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि एयर मौजूद नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, हालांकि वाइब्रेटिंग सोर्स है। साउंड के लिए हमेशा दो बातें चाहिए होती हैं, एक वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए होता है और एक मीडियम चाहिए होता है। दोनों में से कोई भी एक चीज गायब कर दो, वह साउंड नहीं बनेगी। नहीं, कोई चीज वाइब्रेट कर रही हो तो साउंड बनेगी, और मीडियम होना चाहिए जहां वो एनर्जी कैरी हो सके। इन दोनों में से कोई भी एक चीज गायब हो जाएगी, साउंड खत्म। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कुछ बातें प्रूफ की कि भाई सबसे पहली बात, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर, एक चीज आप ये प्रूफ कर सकते हो क्योंकि एयर में से आ रही थी। और इवन ये कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ग्लास। और थर्ड ये था, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम।
सही, मैं ये बात जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू प्रोड्यूस साउंड यू नीड टू थिंग्स। See, number one, vibrating source जो एयर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके मीडियम में, और दूसरा है मीडियम। ये दो चीजें लाजिम चाहिए। हाँ मैं आपको कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको तो ले सकते हो। मुज़म्मिल क्लास के बाद मुझे ज़रा मैसेज करना बेटा, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं कह रहा था क्लास लेने के बाद मुझे ज़रा एक मैसेज करना, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। क्लास के एंड में ना मुझे मैसेज कर देना। अच्छा भाई, हम आते हैं ऑडिबिलिटी रेंज की होता है ऊपर। ऑडिबिलिटी रेंज क्या भाई, हम कहाँ तक सुन सकते हैं, हमारी सुनने की ताकत किस हद तक है, फ्रीक्वेंसी के अंदर खास तौर पे। सही, फ्रीक्वेंसी में ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज 20 हर्ट्ज से शुरू होती है और 20,000 हर्ट्ज तक जाती है, जिसको दूसरे अल्फाज में 20 किलो हर्ट्ज ही बोला जाता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अच्छा, ये फिक्स नहीं है, बहुत सारे लोग 18,000 हर्ट्ज पे सुनना छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग 23,000 हर्ट्ज से नीचे आवाज नहीं सुन पा रहे होते। लेकिन एक जनरल जो ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज है वो 20 से 20,000 है। सी, कुछ लोग 20,000 से ऊपर भी सुन पाते हैं, 22 तक जाते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज बिलो 20,000 हर्ट्ज, तो बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। इंफ्रा का मतलब क्या होता है, छोटा ना, और अगर आप 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चले जाए वो होता है अल्ट्रासाउंड। मुज़म्मिल, असल में इस चीज़ का ताल्लुक जो है ना, जिस तरह मुझे अंदाज़ा है वो ये है कि हमारे जो एयर में एयर ड्रम होता है ना बेटा, वो वाइब्रेट करता है मीडियम की वाइब्रेशन की वजह से। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो एयर के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं, जो वाइब्रेशंस बनते हैं, वो हमारा एयर ड्रम जो है वो सेंस कर पाता है। अगर हम 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन क्रिएट करें तो हमारा एयर ड्रम उसे सेंस नहीं कर पाता और सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं जाते, जिससे हमें पता नहीं चलता कि कोई कुछ कह भी रहा है या नहीं। इसी तरह इसका आगे का मामला होता है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाए तो साउंड एयर ड्रम जो है वो, मेरे ख्याल से उसका कोई सेफ्टी शट है, ये क्या है इसका, कि वो हमारा जो ब्रेन है वो भी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता। उसे समझ में नहीं आता कि ये चीज़ है क्या, इतनी हाई वाइब्रेशन किस चीज़ की है। ये हमारे एयर्स में है। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है कि बहुत सारे एनिमल्स वगैरह ऐसे हैं जिनकी हेयरिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। सही, जैसे आपको यहाँ पे एलिफेंट दिखाया जाता है। एलिफेंट ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज से नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब 14 हर्ट्ज से लेके 12,000 हर्ट्ज तक जा सकता है एनिमल। सही, कैट्स जो है वो 48 से 75,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है, मतलब कैट्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सुन पा रही होती है। डॉग्स 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, इसलिए जो डॉग विजल्स बनाई जाती है ना वो हमेशा हायर उसकी बनाई जाती है, कह लो कि फ्रीक्वेंसी की। डॉग विसल ह्यूमंस नहीं सुन पा रहे होते इतनी आसानी से, लेकिन डॉग्स को आवाज़ आ जाती है उसकी। फिर ये मेरा ख्याल से माइस बनाया हुआ, हाँ बिल्कुल माइस बनाया हुआ है, माइस 1000 से 70,000 जाता है। बैट्स जो है वो 2 लाख हर्ट्ज तक अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बैट्स जो है वो ब्लाइंड होते हैं, दे डोंट हैव आइज। तो उनका जो मामला होता है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपना रास्ता ढूंढते हैं। दे आर कंटिन्यूअसली सेंडिंग एंड रिसीविंग अल्ट्रासोनिक पल्सेस, सही, जिससे वो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी भी, कह लो कि
अनबॉर्न बेबी की डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि वी कैन नॉट सी व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द वॉर्म ऑफ अ मदर। तो व्हाट वी डू, वी यूज अल्ट्रासोनिक टेक्निक, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ताकि हम ऑब्जर्व कर सके व्हाट्स इनसाइड, व्हाट्स हिडन टू आवर आईज। See, so what's inside the human body is actually we are blind to that. We don't know what's inside. तो उसको बाहर से ऑब्जर्व करने के लिए we use ultrasound. इसी तरह bats use this phenomena to navigate through the environment in which they're flying. अगर उनके सामने कोई ऑब्स्टिकल होता है तो अल्ट्रासाउंड उनसे रिफ्लेक्ट होकर आती है, जो उन्हें हेल्प करती है जज करने में कि यू नीड टू चेंज कोर्स, जिससे वो कोर्स चेंज कर लेते हैं। यही चीज आजकल यूज की जा रही है ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम्स जो होते हैं ना आपके, कि भाई व्हीकल खुद ब खुद ड्राइव होती हुई जाएगी, तो उसमें आगे सोनार लगाया जाता है। वो सोनार का सिलसिला ही होता है, वो कंटिन्यूसली साउंड की पल्सेस भेज रहा होता है और रिसीव कर रहा होता है और अपने सराउंडिंग को नेविगेट करता है। तो अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल रख दिया जाए तो वो उस पर प्रोग्राम होता है कि अगर आपको कोई साउंड जो है वो पल्स कहीं से रिफ्लेक्ट होकर एकदम से मिले और बहुत नजदीक से मिले, तो वो ब्रेक लगा के अपनी डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर देता है। हाँ वैसे ये बात है, एलिफेंट के इतने बड़े, असल में मेरा ख्याल से एलिफेंट का मामला ही, एलिफेंट दूर तक बहुत ज्यादा सुन पाता है। ये बहुत लो एम्पलीट्यूड की साउंड भी होगी ना, तब भी शायद एलिफेंट सुन पाता है, उसके एयर शायद उसे पिक कर लेते हैं, मे बी। हाँ, इतने ज्यादा बड़े कान होने के बावजूद इतने लोग हमसे भी कम सुनना। मुर्तजा, फ्रीक्वेंसी डज अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ साउंड में अफेक्ट पड़ता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास फिर उसके वेवलेंथ फिक्स्ड हो। आप खाली फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो ना बेटा, तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड लिहाजा सेम रहेगी मीडियम के अंदर। तो स्पीड के ऊपर फ्रीक्वेंसी से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, आपके पास जो इफेक्ट पड़ता है वो स्पीड ऑफ उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों से पड़ता है। कहानी बेटा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं करवाया है मैंने, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अभी करवाऊंगा। बात साउंड डिस्कस कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ मैं समझता हूँ कि पहले हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा डिटेल में ले चैप्टर। अब हम बात करते हैं जरा मेथड्स फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के तरीके क्या क्या है। इसमें हम बात करेंगे पहले एक डायरेक्ट मेथड, बगैर सीआरओ के स्पीड ऑफ साउंड कैसे मेजर की जाए। ठीक है, देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो है आपके पास, अगर आपने बगैर सीआरओ के मेजर करना है, तो रास्ता ये है कि भाई यू हैव अ स्टूडेंट ए एंड अ स्टूडेंट बी व्हिच आर स्टैंडिंग इन एन ओपन फील्ड। ओपन फील्ड का मतलब क्या है भाई, कि सराउंडिंग में कोई ऑब्स्टिकल्स, रिफ्लेक्टर्स नहीं होने चाहिए। सही, कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई रिफ्लेक्टर्स होने नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पिस्टल के साथ, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पिस्टल के साथ, और अगला स्टूडेंट जो खड़ा हुआ है उसके हाथ में स्टॉप वॉच। अच्छा, स्टार्टिंग पिस्टल की क्या खास बात होती है? स्टार्टिंग पिस्टल की खास बात ये होती है कि जब आप स्टार्टिंग पिस्टल फायर करते हो तो उसमें से स्मोक भी निकलता है, साउंड की प्रोड्यूस होती है, साथ साथ स्मोक और एक फ्लैश बैंग बनता है, सही, जो कि ऑब्जर्वेशन में आपको हेल्प करता है। अब हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि भाई स्टूडेंट ए ने जैसी पिस्टल फायर की, स्टूडेंट बी स्टॉप वॉच स्टार्ट करेगा जैसे ही उसको फ्लैश नजर आएगा, और जैसे ही उसको आवाज सुनाई देगी वो स्टॉप वॉच बंद कर देगा। ये ऐसे ही जैसे फायरवर्क्स में होता है ना, आपको फायरवर्क्स दिखते पहले हैं, आवाज आपको बाद में आती है। या अगर आप ये समझो कि जो लाइटनिंग का फिनोमेना होता है, थंडर एंड लाइटनिंग वाली सिनेरियो, थंडर और लाइटनिंग वाली सिनेरियो में भी यही सिलसिला होता है कि आवाज आपको कह लो कि बाद में आती है और जो बिजली चमकती हुई आपको पहले नजर आ जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड में तकरीबन कह लो कि 1 लाख टाइम्स का फर्क है। साउंड की स्पीड होती है एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकेंड, सही, इन एयर। और जो आपके पास लाइट की स्पीड है ये होती है लाइट की स्पीड आपके पास, सही, इन एयर अराउंड 3 लाख, मतलब
3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इट्स एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई। तो मसला सारा ये होता है कि भाई इतनी हाई स्पीड के ऊपर जब आप लाइट ट्रैवल करती है तो साउंड उसके मुकाबले में बहुत पीछे रह जाता है, इसलिए लाइट बहुत पहले पहुंच जाती है आपके पास और साउंड बहुत देर से पहुंचती है। एक मिनट बताइए। चले, सॉरी फॉर द डिले, हैड टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट फोन कॉल। जनाब, तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमें यहाँ पे डिटरमिन करना था स्पीड ऑफ साउंड को ना। तो एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट बी, वो स्टॉप वॉच लेके खड़ा है। जैसे ही उसे फ्लैश बैंग दिखेगा वो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देगा, और जैसे उसे आवाज सुनाई देगी वो स्टॉप वॉच स्टॉप कर देगा। लेकिन इस चीज को होने के लिए एक चीज बहुत अहम है, वो ये है कि इन दोनों के दरमियान का फासला काफी सिग्निफिकेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 मीटर के फासले से खड़ा है, फिर तो साइमल्टेनियस फील होगा ना, कि लाइट और साउंड एक साथ फील होगी। द डिस्टेंस शुड बी ऑफ सेवरल मीटर्स, कई मीटरों का फासला होना चाहिए। कई मीटर से मुराद तकरीबन आप समझ लो ओपन ग्राउंड के अंदर 50 मीटर तक का डिस्टेंस हो आप दोनों के दरमियान। अगर 50 मीटर ना भी हो तो कम से कम 40 मीटर का फासला तो होना ही चाहिए, ताकि आपको डिफरेंस ऑफ टाइम तो फील हो, वरना आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी सब कुछ अभी अभी हो गया। सही। 100 मीटर तक का डिस्टेंस वैसे कंसीडर किया जाता है ऑन एवरेज, इट्स अ गुड डिस्टेंस। 100 मीटर का फासला एक अच्छा फासला कंसीडर किया जाता है। 100 मीटर, 200 मीटर ये होता है, और ओपन फील्ड में करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल खुला फैला, खुला मैदान। तो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये छोटे एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसमिटिंग सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसमिटिंग सोर्स कुड बी अ मैन होल्डिंग स्टार्टिंग पिस्टन, the receiver could be another person holding the stopwatch standing at a certain distance from a transmission point। सही। तो अब इसका स्टेप क्या होगा भाई? स्टूडेंट ए fires the pistol। सही। अच्छा, स्टूडेंट बी starts the stopwatch on seeing the flash, सही, and stops when sound is heard। See, the distance between A and B is measured using measuring tape
सही, and the experiment is repeated and an average value of time is taken. ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यूज द फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, where d is distance between A and B and t is average time। सही, ये आपके पास फॉर्मूले से स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन प्रिकॉशंस क्या है? ओपन एनवायरनमेंट, सही, सबसे पहली चीज खुली फिजा होनी चाहिए। दूसरा मामला आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? लार्ज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान का फासला बहुत बड़ा होना चाहिए। सही, अगर फासला छोटा हुआ तो नुकसान हो जाएगा। सही, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितनी जल्दी आपके पास आवाज पहुंच गई। मतलब ऐसा लगेगा स्टॉप वॉच स्टार्ट भी तब अभी कर दो, स्टॉप भी अभी कर दो। ये वाला इशू है। इन बातों से थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। और दोनों लोग अटेंटिव होने चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात तो ये। ऐसा नहीं हो कि एक जो है वो स्टॉप वॉच वाला बंदा जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में बैठा हो, उसको पता ही नहीं चल पा रहा हो कि कब स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई, कब स्टॉप वॉच खत्म हुई, कब आवाज आई, कब स्पार्क नजर आया, सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सीआरओ के साथ ये मामला बड़ा आसानी से हो जाता है। सही, सीआरओ के साथ ये मामला आसानी से क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें आप नहीं हो जो टाइम मेजर कर रहा है, इसमें आपका सीआरओ टाइम मेजर करेगा। अच्छा, सीआरओ क्या होता है? सीआरओ कहलाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ का पर्पस क्या होता है? सीआरओ का पर्पस ये होता है कि वो किसी वेव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखा देता है कि वेव कैसी बनी हुई है, उसकी शेप क्या है, उसका ग्राफ आपको सीआरओ की स्क्रीन पे दिख जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। सही, अब मामला क्या है, मैंने क्या किया, मैंने एक साउंड जनरेटर के साथ एक लाउड स्पीकर कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा लाउड स्पीकर है। ठीक है, और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी जनरेटर। फ्रीक्वेंसी जनरेटर इसलिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी चाहे उस फ्रीक्वेंसी की आवाज बन जाती है। And this is your CRO, और ये आपके पास दो माइक से M1 और M2। अच्छा, अब मामला ये है कि जब लाउड स्पीकर से साउंड का पल्स प्रोड्यूस होगा, ये नहीं कि पूरा गाना चला देना है, से एक पल्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा। Microphones are connected to a CRO and the loudspeaker produces sound। पहला पल्स बनेगा जब माइक्रोफोन 1 से आवाज गुजरेगी। सही, ये माइक्रोफोन 1 से जब आवाज गुजरेगी तो देयर विल बी द फर्स्ट पल्स। और सेकंड पल्स जब बनेगा जब माइक्रोफोन 2 से आवाज क्रॉस करती हुई जा रही है। तो ग्राफ जो हमारे पास यहाँ पे है, उस ग्राफ पे स्क्रीन पे पल्स ऐसे नजर आएंगे। ये अभी कुछ भी नहीं था, ये आया आपका पहला पल्स। थोड़ी देर बाद
आपको दूसरा पल्स मिलेगा। ये आपका सेकंड पल्स। दिस पल्स वाज फ्रॉम माइक नंबर 1 and this pulse was from mic number 2। ये माइक 2 से आ गया पल्स। अब ये दोनों पल्सेस थोड़े से गैप से इसलिए हैं क्योंकि लाजिमी बात है माइक 1 से माइक 2 के दरमियान में थोड़ा सा फासला, जो कि आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो। मीटर रूल लगा के आप पता कर सकते हो भाई ये डिस्टेंस कितना है, d। और स्टॉप फॉर सीआरओ से आप पीक टू पीक, फ्रॉम वन पीक टू द नेक्स्ट पीक, आप टाइम भी निकाल सकते हो। You what you do, note the distance between the two mics, M1 and M2 as D। का डिस्टेंस नोट करने के लिए आप मीटर रूल यूज कर सकते हो। You can use the meter rule for that। अच्छा, सेकेंडली जब आप टाइम बेस्ड सेटिंग्स का इस्तेमाल करके टाइम निकाल सकते हैं। द टाइम बेस्ड सेटिंग्स आर एडजस्टेड so that both pulses are seen side by side। सही, बिल्कुल बराबर बराबर में आपको दोनों पल्सेस नजर आ रही हैं। आप इस तरह से जो है वो ग्राफ में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो भाई, यूज कर सकते हो टाइम बेस्ड सेटिंग्स को इस टाइम को मालूम करने के लिए। टाइम बेस्ड सेटिंग्स यूज करें और फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला क्या है भाई टाइम निकालने के लिए, जो सेटिंग्स है, सही, टाइम बेस्ड सेटिंग्स है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। सही, ये दो चीजें आप जो है यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हो मालूम करने के लिए कि भाई आपको कितना टाइम लग गया पल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में। अच्छा, मैं किन बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं इन बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो दरमियान में बॉक्सेस है ना, ये बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इन बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने टाइम बेस्ड सेटिंग सेट की हुई है। मैंने टाइम बेस्ड सेटिंग सेट की हुई है 5 मिली सेकेंड्स पर बॉक्स या पर डिवीजन। तो इस तरह के 8 है, 5 मिली सेकेंड्स को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टाइम मिल गया 40 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ से मेरे पास टाइम भी आ जाएगा। फिर आखिर के अंदर मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यूज फॉर्मूला इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टू फाइंड वेव स्पीड। प्रिकॉशंस इसमें एक है, वो ये है कि भाई ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्शंस नहीं होनी चाहिए। मतलब पता चला माइक 2 पे 3-4 जगहों से वेव्स आ रही है, अब आप पहचान नहीं सकोगे कि भाई ये जो पीक आई है ये मेरे लाउड स्पीकर से आने वाली साउंड की पीक है या किसी और जगह से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली पीक है। इसलिए इस चीज में ख्याल रखना कि आप ओपन एनवायरनमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ताकि रिफ्लेक्शंस ना हो। Avoid multiple peaks due to reflections।
ठीक है भाई, इस चीज़ का मैं ख्याल रखूँ। आज का लेसन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला हम कुछ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, एको समझेंगे, एको के बाद एको के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे बेसिक से जो इसमें आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स मजीद और डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम लेसन को कल एंड करेंगे। तो ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये है कि हमारे पास जनरल फिजिक्स और थर्मल बाकी रहेगा और एक क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी देंगे। इस फ्राइडे को मैं इंशाल्लाह क्लास लूँगा क्योंकि मंडे वाले दिन की क्लास में ले नहीं सका था। तो फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे कवर करके। ठीक है भाई, PDF का लेक्चर अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ मुझे ज़रा मैसेज करो बेटा।